दोस्तों, आपको मालूम होगा कि काफ़ी साइबर क्राइम फ्रॉड्स आजकल चल रहे हैं। लॉकडाउन में भी काफ़ी इस तरीके के फ्रॉड्स मिलते हैं क्योंकि लोगों को डिजिटल अवेयरनेस थी नहीं। कैसे पेटीएम का यूज़ करना है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे करने हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है और किस तरीके से इस तरह के फ्रॉड होते हैं, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। इसी अवेयरनेस को फैलाने के लिए मैंने साइबर क्राइम कंप्लेंट से एक ग्रुप बनाया जहाँ पे फेसबुक के माध्यम से लोग अपनी शिकायत रख सकें, क्योंकि सरकार और सरकार की जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट है वो खास कोई काम कर नहीं पा रहे थे, इतने एक्टिव नहीं थे, इतने सक्रिय नहीं थे और लोगों को अपनी फ्रस्ट्रेशन या अपनी जो भी उनके साथ आप बीती हुई है कोई सुनाने का कोई माध्यम नहीं था। इसलिए वो ग्रुप बनाया गया और उस ग्रुप में काफ़ी सारे ऐसे केसेस सुनने को मिल रहे हैं जिनके साथ साइबर क्राइम फ्रॉड हुए। इसी कड़ी में मेरे मित्र भाई बंधु स्वदेशी के माध्यम से जो मिले हैं उनके परिचित उनके साथ जो है कुछ इस तरह का ठगी हुआ है और आज मैं अलीगढ़ में उसी जगह पे हूँ और जिनके साथ में हूँ उनके साथ कुछ ऐसा ही कुछ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, क्योंकि उनको कुछ अवेयरनेस नहीं थी, उनको कुछ जानकारी नहीं थी कि कैसे ये सारा काम होता है और अबोध या जानकारी के अभाव की वजह से उनके साथ इस तरह की ठगी हुई। इसके बाद में पूरी चीज़ें जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर की जागरूकता के साथ साथ हमें ये भी जानकारी रखनी चाहिए कि कौन हमें फ़ोन कर रहा है, किस तरह की साइट पर हमें विजिट करना चाहिए, कहाँ ट्रांजेक्शन करनी चाहिए। और जब भी कोई ऐसी शंका हो तो आप भूल के भी कोई OTP ना बताएं या भीम UPI पिन कोड अपना ना बताएं। तो चलते हैं उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से फ्रॉड हुआ। सर, आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम नेत्रपाल सिंह जी, और वो कैसे आपका किस टाइम पे जैसा फ्रॉड हुआ है उसके बारे में पूरी बात जानकारी बताएं। मैं उस समय ड्यूटी पर था जिस मसूदा अलीगढ़ में, और मेरे पास एक अननोन नंबर से फोन आया। उसने अपना नाम मनोज बताया। मैंने उससे कहा, मनोज तो मेरे पास काफी नाम है मनोज नाम के, और मैं अपनी यूनियन से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे पास काफी नाम है। तो बोला कौन कौन से मनोज है? मेरे खुद लड़के का भी नाम मनोज है और हमारे सारचौल पर भी मनोज है और दतावली है, बहुत सारे मनोज हैं। आप कहाँ के? कि मैं दतावली का मनोज है, उन्हीं के गांव का हूँ। मेरा भी नाम मनोज ही है और मेरे यहाँ नेटवर्क कम आ रहा है। मैं आपके खाते में 20,000 रुपये डालूंगा, 2-3 दिन बाद मेरा लड़का आएगा और उसको आप दे देना, क्योंकि मेरे यहाँ नेटवर्क की दिक्कत है, इसलिए मैं आपके में डलवाना चाहता हूँ। मैंने कि चलो, मैं तो जानता भी नहीं हूँ कुछ ऑनलाइन, कुछ कोई ऐसा सिस्टम चलाना। बोले UPI भीम तमाम उसने ऐप के नाम लिए, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ। और मैंने ये फोन पे अपने मोबाइल में लोड करा लिया है, लेकिन इसको मैं चलाना भी नहीं जानता हूँ। और मैं बोला कोई तो होगा जो जानता होगा। मैं हाँ, जिस लड़के से मैंने कराया था वो लड़का मेरे बगल में है, प्राइवेट लड़का है, तो बोला उसी से बात करा दो। मैंने फिर उस लड़के से बात कराई तो उसने मेरे पास ही वो आके खड़ा हुआ, तो 5 रुपए डाले, उससे रिसीव नहीं हुए। तो फिर बोला कि मैं दोबारा डालता हूँ, हो सकता है कोई तकनीकी फॉल्टिंग हो गई हो। तो फिर उसने 5 डाले, वो 10 शो कर गया और बैलेंस में आ गया। जैसे हमने बैलेंस चेक किया तो वो 10 रुपए शो कर रहा था। डाले तो उसने 5 थे, लेकिन 5 दोबारा हमने सोचा मैं 5 इसने पहले डाले, 5 दोबारा डाले, तो इसलिए 10 हो गए। उसके बाद बोला मैं अब डाल रहा हूँ बैलेंस, वो वाला जो आपको देना है। तो उसने मैंने उस लड़के को दे दिया, भैया तू रिसीव कर लेना। उसी ने रिसीव किए थे, तो उसने 24,990 रुपए डाले उसमें और वो उसने रिसीव किए। अब रिसीव वो नहीं हो रहे थे, तो मैंने कहा मैं भैया अगर रिसीव हो जाए तो ठीक है, नहीं तो रहने मना कर दे। बोले आप मना कर देना। वो आ ही रहा था तो बोलोगे, और उसने कॉल में प्रेयर है नहीं रिसीव करो, तो ऊपर कोई बटन है उसको देखो, दिखाई दे रहा है कुछ? कहाँ दिखाई दे रहा है? क्या उसे दबा दो, अपने आप रिसीव हो जाएंगे। उसने वो दबा दिया। अब उसने एक बार दबाया, 2 दफे दबाया, ये मेरे को खास पता नहीं। वो लड़का भी अनुभवी था, कोई ज्यादा चलाना भी नहीं जानता था। और वो बैलेंस जब कट के आया, जैसे ही हमने बैलेंस देखा तो डबल कट गया। बोला उसका आपके पैसे ही कट गए। मैंने ये क्या हुआ? अरे मेरी फ्रॉड है। तिवारा में उसने 47,990 का डाला। वो हमने कही यार कि ये तो कोई फ्रॉड है, जब इतना बैलेंस कट गया तो मेरे को रिसीव मत करना। तो मोबाइल उसने मेरे हाथ में दे दी, उसका इसको डिलीट करो। अब डिलीट हो ही नहीं रहा था किसी भी तरह से, तो उसको ऐप को ही उड़ाना पड़ा, नहीं तो हमारा वो भी पूरा ही खत्म हो जाता। तो इस तरह से उस समय हमें जो मैसेज आए थे वो 52,980 रुपए के थे। उसी पे हम भाग दौड़ करते रहे। हम पुलिस में कंप्लेंट लिखाने गए, पुलिस ने जरूर टरकाती रही हमें
कई दिनों तक हमें इधर उधर घुमाती रही और वो एप्लीकेशन भी खो गई। उसी समय हमारे एक परिचित ने हमें बताया, ऑनलाइन हमने कंप्लेंट की बैंक के लिए। बैंक वालों ने हमारे खाते सारे बंद कर दिए और हमारे एटीएम वगैरह भी ब्लॉक कर दिए। उन्होंने कहा कि एक एफआईआर हमारे बैंक में जरूर दे देना। उस एफआईआर के चक्कर में हमने चक्कर थाने के लगाए, लेकिन हमें इधर उधर घुमाते डोले। कभी इतने टाइम आना, इतने टाइम फिक्स आना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हम सहमत होते। इधर उधर से हम नेताओं के पास भी गए, तब कहीं जाकर के वो एफआईआर दर्ज हो पाई। कहने का मतलब ये है कि हम इतने पैसे का दुख नहीं हुआ जिससे ज्यादा हम दुखी पुलिस ने किए। तो मेरी ये गुजारिश है कि हमारा जो भी पैसा है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि एक आम आदमी तो छोड़िए, जो काफ़ी समाज को हित में लेकर के काम कर रहे होते हैं, उनके साथ पुलिस का कैसा व्यवहार होता है। लेकिन पुलिस के बारे में तो मैं बाद में चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डिजिटल अवेयरनेस के साथ साथ एक इमोशनल फूल भी हमारे साथ हुआ है कि आप ही जो है, यानी कि अगर मेरे साथ कोई फ्रॉड हो गया है या मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो भुक्तभोगी है साइबर फ्रॉड का, तो कहीं ना कहीं हम उसके प्रति अवेयर नहीं होते। उसके यूज पे हमें चलाना आता है, लेकिन उसके दुष्परिणाम के बारे में हमें नहीं पता होता। और सबसे बड़ी वजह इसमें जो इस साइबर फ्रॉड को लेकर के हुई है वो ये है कि हमारी मूल भाषाओं में इन ऐप का ये तो ना होना, या इस ऐप को हमने हिंदी में नहीं कर रखा होता। ये जो साइबर फ्रॉड है, जिसने भी इस तरह की ठगी करी है, वहां पे पेमेंट रिक्वेस्ट एक आती है। आपने देखा होगा गूगल पे, फोन पे और इस तरीके से सिस्टम होते हैं जहाँ पे आप पेमेंट रिक्वेस्ट करते हैं किसी को भी। आपने 1 रुपए के लिए पेमेंट रिक्वेस्ट करी तो वो एक रिक्वेस्ट होती है, वो सामने वाला आपको भेजता है ताकि आप 1 रुपये उसको दे सको। वो ये बात समझ नहीं पाए, उनको वो मात्र एक कॉस्ट, एक नंबर दिखाई दिए 24,000 इतने इतने रुपए, वो चीज के लिए पेमेंट रिक्वेस्ट की गई थी। जो भी इनके पास लेबर था, जो भी व्यक्ति से इन्होंने मोबाइल को अपने यूपीआई कोड को डलवाया, भीम यूपीआई पिन कोड होता है, आप जानते होंगे ट्रांजेक्शन बिना उसके होता नहीं है। वो चीज 6 डिजिट का डालने के बाद ही उनका वो पैसे कट गए। वो डबल ट्रांजेक्शन किया उन्होंने, और इस पर्टिकुलर गलती की वजह से मात्र, क्योंकि उन्होंने खुद अपने हाथ से उस चीज को डाला, क्योंकि यहाँ पे एक अवेयरनेस ये थी कि उनको ये पता नहीं था कि ये पेमेंट रिक्वेस्ट क्या होती है। दूसरा ये कि वो चीज़ हिंदी में नहीं लिखी गई थी। और अगर ये सब चीज़ हो जाती है तो उसके बाद पुलिस का क्या व्यवहार है वो हम सभी को पता है कि पुलिस हमें फिल्मों में तो सिंघम दिखाया जाता है, लेकिन असल जीवन में वो बस कठपुतली बन के रह जाती है राजनेताओं की और बड़े अधिकारियों की। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि इस तरह की ठगी को रोकने के लिए एक साइबर फ्रॉड अवेयरनेस चलाई जाए, जिसके साथ ऐसा फ्रॉड हो रहा है उसका एक संगठन बनाया जाए। ऐसे शोषित लोगों को ग्रुप में इकट्ठा किया जाए ताकि जिनके साथ भी इस तरह की बीती हुई है उनको न्याय मिल सके, उनके हक की लड़ाई हो सके। और इस चीज को लेकर के कोई क्यों नहीं इतना एक्टिव होता, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि इस तरह के फ्रॉड में जीपीएस एक बहुत अहम रोल अदा करता है। मान लीजिए आप हैं, व्हाट्सएप लाइव स्टेटस होता है, आप देखते होंगे कि कौन व्यक्ति कहाँ जा रहा है, गूगल मैप से पता लगा सकते हैं। तो अगर फोन नंबर से कोई चीज ऐसी होती है तो वहां पे पेमेंट लोकेशन पता चल जाती है कि इस लोकेशन पे पेमेंट गई है। अगर वो जीपीएस वाली चीज आम आदमी तक पहुंच जाती है तो किसी खतरे से कम नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन में, दैनिक जीवनचर्या में टाइम टेबल या रूल्स को फॉलो नहीं करता, और ये पॉलिटिशियन या बड़े अधिकारियों के लिए भी खतरे वाली बात हो जाती है। शायद इसीलिए जो भी फोन पे है, पेटीएम है, वॉलेट है, बैंक उसकी पेमेंट लोकेशन को नहीं बताती है, शेयर करती है। तो आम आदमी को चाहिए कि वो डिजिटली थोड़ा अपग्रेड हो ताकि वो जीपीएस टेक्नोलॉजी को समझ सके कि वो कैसे काम करता है। क्योंकि हम लोग फोन नंबर सर्च करते हैं कि ये नंबर कहाँ का है, नंबर कहाँ पे रजिस्टर्ड है ये मतलब नहीं, नंबर कहाँ इस्तेमाल हो रहा है ये बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि सरकार और पुलिस के पास हम तभी जाते हैं, हमें पता है कि वो हमें ढूंढवा देगा कि वो व्यक्ति विशेष कहाँ पे है। लेकिन अगर ये हमें पता चल जाए कि उस नंबर से वो व्यक्ति कहाँ पे है तो शायद हम पुलिस या सरकार के पास जाए ही नहीं। तो अपने पास भी ऐसे संगठन या ऐसी अवेयरनेस होनी चाहिए जिससे कि हम अपने लोगों की सहायता कर सके या साइबर अवेयरनेस को थोड़ा रोक सके। साथ ही साथ जीपीएस टेक्नोलॉजी की मदद से उस फ्रॉड वाले व्यक्ति की थोड़ा उसको दंड या फिर पनिशमेंट दिया जा सके। और साइबर फ्रॉड कभी भी एक पक्ष से नहीं होता, उसका पक्ष ये भी होता है कि हमारी खुद की भी गलती होती है। तो इस बात को भी समझे कि आप इमोशनली या एक्साइटमेंट में कोई काम ना करें, ना ही शॉपिंग करें किसी ऐसी साइट से जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं हो, ना ही थर्ड पार्टी पे विश्वास करें। अगर ऑनलाइन पेमेंट की बात है तो वीडियो कॉल प्रेफर करें। आप एक बार इसको सुनिश्चित कर लें कि वो वही मनोज या वही राकेश है या नहीं।
साइबर फ्रॉड को लेकर के ये कंप्लेंट थे जिससे मैंने लाइव चर्चा की। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इससे पहले मैंने काफी सारे फोन कॉल रिकॉर्ड की बातें आपके माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई है ताकि आप बच सकें और सावधान हो सके, क्योंकि सरकार पे लोगों का भरोसा नहीं है, वो आप सब अच्छे से जानते हैं। चुनावी वादे पोस्टर तक एक चीज और कहना चाहूंगा जी। उसका एक दिन छोड़ करके, ये 5 तारीख की घटना थी और ये 3 और 4 बजे के बीच की थी। 6 तारीख को छोड़कर 7 तारीख को जैसे मैं ड्यूटी खत्म करके घर आया 5:45 बजे, उसी फ्रॉड का दूसरे नंबर से फोन आया और सीधा उसने नाम लिया कि नेतपाल सिंह बोल रहे हैं। जी मेरे सर आप कहाँ से बोल रहे हैं? कि मैं मेरठ से बोल रहा हूँ, मैंने आपके खाते में पैसे डाल दिए हैं, आप बैलेंस चेक कर ले। मैंने कहा सर वो गलती से मुझसे तो वो ऐप ही डिलीट हो गया। कि तो आप व्हाट्सएप चलाते हैं? मैं जानता ही नहीं। कि तो फिर ऐसा कर लो, कोई अगल बगल हो उससे अपलोड करा लीजिए। मैंने कहा साहब मेरे यहाँ अगल बगल नहीं है, मैं ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ कोई ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। बोला तो कब करा लेंगे? मैंने कहा कल करा लूंगा, वो लड़का मिल जाएगा, आ जाएगा तो उससे करा लूंगा, और तो ज्यादा इतने पढ़े लिखे नहीं हो, मैं जानता नहीं। उसके बाद दूसरे उसका अब भी नंबर चालू है, लेकिन मैंने पुलिस को उसी समय सूचना की, पुलिस ने फिर भी टरका दिया। तीसरे दिन भी कहा मेरे साथ चल रहा है, फिर भी टरका दिया कि 2 दिन बाद देखेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसका नंबर दूसरे वाला अब भी ऑन है। अगर पुलिस ने सही वक्त पर कार्रवाई की होती तो शायद मेरे पैसे भी मिल जाते और वो मुलजिम भी पकड़ा जाता। लेकिन पुलिस की तरफ से बिल्कुल कोई इंसाफ नाम की कोई चीज बची नहीं है। मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ। दोस्तों, ये जो पुलिस प्रशासन है कहीं ना कहीं इनके खुद की स्वतंत्र विचारधारा या फिर शायद इनके पास अधिकार नहीं होते, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं सिस्टम में बंधे रहते हैं। इनकी नौकरी होती है, स्वतंत्र रूप से पुलिस नहीं बनते हैं। और इसमें एक और बात यह है कि कोई भी एप्लीकेशन अगर आप फ्री में यूज कर रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो फेसबुक है, तो वो कहीं ना कहीं आपका डेटा यूज कर रहा है और वो डेटा ही आपका मतलब कस्टमर हो आप उनके लिए। क्योंकि अगर आप कोई चीज फ्री यूज कर रहे हो तो इसका मतलब कस्टमर आप है। तो व्हाट्सएप ने एक नई सुविधा दी है जिसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसीलिए उस व्यक्ति विशेष ने इनको फोन करके पूछा कि आप व्हाट्सएप यूज करते हो क्या, क्योंकि व्हाट्सएप में भी पेमेंट का ऑप्शन होता है। अगर आप व्हाट्सएप की सेटिंग फीचर में जाएंगे तो पेटीएम या इस तरह के पेमेंट वॉलेट का सिस्टम है जहाँ पे आप वॉलेट को इंटीग्रेट करके व्हाट्सएप के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्री की चीज कोई भी इतनी अच्छी नहीं होती, इस बात का ध्यान रखें। कहीं ना कहीं उसमें कोई लूप होल होता है या फिर आपके प्राइवेसी का इशू हो सकता है। और सरकारी व्यवस्था पे विश्वास तो एक तरफ है, लेकिन हमें खुद के संगठन पे, खुद के लोगों पे और खुद एक स्ट्रांग कानून या प्राइवेसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कि हम आपस में किस तरह के फ्रॉड से बचे रहें, किस तरह की जानकारी हम तक मिलती रहे। और आपके पास कोई भी ऐसे फ्रॉड कॉल्स आए या फ्रॉड जहाँ पे आपको संशय हो कि यहाँ पे इस तरह के फ्रॉड या स्कैम होने की संभावना है, तो प्लीज उसको सुनिश्चित कर ले कि ये जेन्युइन है या नहीं है। ओटीपी कभी ना बताएं किसी भी कीमत पे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वार्तालाप पसंद आई होगी साइबर फ्रॉड को रिलेटेड। अगर कोई कंप्लेंट है, सजेशन है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स, वो फ्रॉड के नंबर, वो चीज़ें मैसेज कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पिन कर दूंगा ताकि आप उस चीज़ को फाइंड आउट कर सको। और हमारे पास काफ़ी ऐसे साइबर एक्सपर्ट हैं जिनके बारे में भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दे दूंगा, आप उनको भी अपनी चीज़ें बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।